गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम इस एएस को पढ़ेंगे। ये एएस है एएस 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, प्रॉपर्टीज़ में, वो सारा इसमें शो करते हैं। तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। These standards deal with the accounting for investment in the financial statement of enterprises and related disclosure requirement. अब यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद नंबर 1 द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट विच आर कवर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन का है, तो ये इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल जो इनकम आती हैं ये उससे कवर होता है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज एएस 19 से, इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेज, ठीक है, एंड ये इनसे कवर नहीं करता है। म्यूचुअल फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड एंड रिलेटेड एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, बैंक्स and public financial institution forms under a central or state government act so declared under the Companies Act. ओके, फिर आगे यहाँ पे डेफिनेशंस क्या होती हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेज फॉर अर्निंग इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स हैं जो कंपनी के द्वारा है, कंपनी की ओनरशिप में है। किस चीज़ के लिए हैं वो एसेट्स? फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल, फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट टू द इन्वेस्टिंग इंटरप्राइजेस। एसेट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट। एसेट्स मतलब इन्वेंट्रीज आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं क्लासीफाई होंगी। नाउ अ करंट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज by its nature readily realizable and, ये वर्ड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? एंड इज इंटेंडेड। इंटेंडेड का मतलब हम जब खरीदे हैं तभी हमने इसको सोचा था कि ये जल्दी हम बेच देंगे। इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच सच इन्वेस्टमेंट इज मेड। मतलब हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब हमारी इंटेंशन क्या है, उससे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज बाय और इन द ऑपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग इंटरप्राइज। एक प्रॉपर्टी है जो बिल्डिंग हमने एक्वायर की, उसमें हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी जो हमने एज ए इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है। Fair value is the amount for which the assets could be exchanged between knowledgeable willing buyer and knowledgeable willing seller in an arm's length transaction. Under appropriate circumstances, market value or net realizable value provides or an evidence of fair value. Market value is the amount obtainable from the sale of an investment in an open market, net of expenses necessarily to be incurred on or before disposal. Okay. फिर यहाँ पर है फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में 2 इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट की जो क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सिंपल है। करंट एंड लॉन्ग टर्म, और या इसको हम कह सकते हैं परमानेंट, ठीक है जी।
इसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एक्विजिशन चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज़। तो ये इसकी वजह से जो भी उसकी ब्रोकरेज हम खरीदते वक्त पे करते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पढ़े पैरा 10, इफ़ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड बाई पार्टली एक्वायर्ड और पार्टली एक्वायर्ड बाई इशू ऑफ शेयर। यहाँ देखिए हमने नगद पैसे नहीं दिए जबकि हमने क्या कर दिए है, शेयर दे दिए हैं। द एक्विजिशन कॉस्ट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू में not be necessarily be equal to the nominal value or par value. If the investment is acquired in exchange for another asset, the acquisition cost of the investment is determined by reference to the fair value of the assets given up. It may be appropriate to consider the fair value of the investment is more clearly. आगे ये पढ़िए क्या लिखा है, interest, dividend, rental received in connection with an investment are generally regarded as income। ठीक है, अब यहाँ पर एक पैरा दिया है इन्होंने 14 एंड 15। 14 दिया है कैरिंग अमाउंट, ये पढ़ेंगे हम इसको पैरा 14। पढ़िए क्या लिखा है, द कैरिंग अमाउंट फॉर करेंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ द कॉस्ट और फेयर वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट फॉर विच एन एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट। मार्केट वैल्यू जनरली प्रोवाइड द बेस्ट एविडेंस ऑफ द फेयर वैल्यू। सो अब इसमें जो करंट इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट है वो किस पे रखी है हमने, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर लेस। ठीक है, ये करंट इन्वेस्टमेंट की है। अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। ये पढ़िए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली कैरीड एट कॉस्ट, हाउएवर व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन other than temporary in the value of long term assets, the carrying amount is recognized to reduce to recognize the decline। ओके, तो अब इसमें लॉन्ग टर्म की बात करें, पैरा कौन सा है ये, पैरा 17। लॉन्ग टर्म, तो इसमें जनरली एट कॉस्ट इफ देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, then carrying amount shall be reduced। मतलब अगर टेम्परेरी रिडक्शन है तो कुछ नहीं करना है, अगर परमानेंट रिडक्शन है तो करना है। चलिए, इसके बाद आया disposal of investment। On disposal of investment, difference between the carrying amount and disposal proceed is recognized at P&L. When disposing a part of holding, the carrying amount is to be allocated to the part it is determined on the basis of average carrying amount of the total holding of the investment। तो डेफिनेटली अगर प्रॉफिट या लॉस है तो वो P&L में चार्ज कर देंगे। नाउ अब अगला जो है वो है रीक्लासिफिकेशन। रीक्लासिफिकेशन ऑफ
इन्वेस्टमेंट, और ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग करेंगे। When long term are reclassified as current investment, transfer are made at the lower of the cost or carrying amount at the date of transfer. Okay? तो अब इसको समझें कि एक है लॉन्ग टर्म से हम करंट में क्लासीफाई कर रहे हैं, दूसरा करंट से हम लॉन्ग टर्म क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ठीक है जी। दूसरा व्हेन करंट टू लॉन्ग टर्म है और लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, दोनों केस में यहां पे मार्केट वैल्यू नहीं है, यहां कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट, मार्केट वैल्यू नहीं है इसमें। और यहां पर है लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू। ये क्लासिफिकेशंस होंगे। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन में फिर अब डिस्क्लोजर्स आ गए हैं, तो डिस्क्लोजर पैरा 25 पे दे रखे हैं, पढ़ लेते हैं। The following disclosure in financial statement in relation to investment are appropriate. Number 1, the accounting policies for the determination of carrying amount of the investment. Number 2, the amount included in the profit and loss for interest, dividend and rentals on investment, showing separately such income from long term and short term. Gross investment should be stated. Okay. Profit and loss on disposal of current assets, current investment and change in carrying amount of such investment. Profit and loss on disposal of long-term investment and change in the carrying amount of such investment. Significant restrictions on right of ownership, realizability of investment or the remittance of income and proceeds. The aggregate amount of quoted and unquoted investment. Other disclosure. ठीक है ना। अब इसी एएस को दोबारा से इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। क्लासिफिकेशन, enterprises should disclose current investment and long term investment distinctively. फर्दर क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि इसको फर्दर क्लासीफाई करिए गवर्नमेंट और ट्रस्टेड सिक्योरिटीज़ में, शेयर डिवेंचर्स में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में और अदर में। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करती है एक्विजिशन चार्जेस, ब्रोकरेज फीस, एवरीथिंग। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमने एक्वायर किया है बाय इशू ऑफ शेयर्स, तो जो शेयर इशू किए हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट पर क्या थी वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी हमने एक्सचेंज में ली है, तो जो प्रॉपर्टी हमने एक्सचेंज में दी है उसकी मार्केट वैल्यू वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। ठीक है। कैरिंग अमाउंट जो है आपकी करंट इन्वेस्टमेंट की, आपकी लोअर ऑफ द कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू होगी। परमानेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर आपकी परमानेंट डिक्लाइन है उसमें, तो फिर आप उस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है। और फिर डिस्पोजल्स में जो प्रॉफिट्स हैं ये डिस्क्लोजर्स हैं। सो ये आपने एएस पढ़ा, और ये एएस बेसिकली चूँकि इसका एक चैप्टर है तो अलग से इसके क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट्स के नहीं आते हैं, फिर भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन है, देखिए ज़रा इसको पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2014। ठीक है।
had made an investment of rupees 600 lakhs in the equity shares of Y Limited, of which 50% is made in the long term category and rest as temporary investment. The realizable value of all such investment on 31st March 2014 become rupees 200 lakhs as Y Limited lost a case of copyright. From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value is permanent. How will you recognize the reduction in the financial statement? फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि ये जो रिडक्शन है वो परमानेंट नेचर का है. चलिए मैं आपको थोड़ा कैटेगरीज में समझाते हैं. आपने इन्वेस्टमेंट किया है इन शेयर ऑफ वाई लिमिटेड. टोटल कितना किया है आपने? 600 लैक्स का, जिसमें से करंट आपने किया 300 लैक्स और लॉन्ग टर्म में आपने किया है 300 लैक्स. ठीक है, यही है. ओके, ये आपने 1 जनवरी को किया है. 31 मार्च को जो टोटल वैल्यू है वो 200 लैक्स है. इसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 100 लैक्स की आपकी करंट की बची है और 100 लैक्स की लॉन्ग टर्म की बची है. तो इसमें जो ट्रीटमेंट होगा 200 लैक्स ये ट्रांसफ़र कर देंगे हम P&L में, और ये जो 200 लैक्स हैं ये भी ट्रांसफ़र करेंगे हम P&L में. क्यों करेंगे? क्योंकि ये परमानेंट डेक्लाइन है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया. एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है इसको ज़रा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, पढ़िए. X Limited invested rupees 600 lakhs in this. Out of this, company intend to hold 50% share in the long term and 50% share in the short term. Irrespective of the fact that the investment has been held by X Limited only for 3 months, AS13 emphasis on the intention. मैंने अभी बताया था कि आपकी इंटेंशन क्या थी इस पर है. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 3 ही महीने रखे हैं. इंटेंशन अगर आपने पहले से ही लॉन्ग टर्म रखी है तो फिर वो लॉन्ग टर्म रहेगा. In the given situation, realizable value of all such investment become rupees 200 lakhs. It means 100 lakhs for the current and 100 lakhs for the long-term investment. AS13, the carrying amount is for the current investment is the lower of the cost of fair market value. Okay. Accordingly, current investment held as temporary should be shown as net realizable value of rupees, and the reduction जो है that should be reduction of 200 lakhs will be charged to profit and loss account. Standard further states that long-term investment are usually carried at cost. However, when there is a decline other than temporary in the value of long-term investment, the carry amount is reduced to recognize the decline. So, अब here Y Limited lost a case of copyright, okay, which drastically reduced the realizable value of its shares, which is quite substantial figure. Losing the case of copyright may affect the business of the performance of the company in long run. Accordingly, it will be appropriate to reduce the carrying amount of the long-term investment by rupees 200 lakhs and show the investment at rupees 100 lakhs, since the downfall in the value of share is other than temporary. Okay, the reduction in carry amount should be charged to profit and loss account. तो ये इन्होंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है. आप इसको जब क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको क्लियर तो हो ही गया होगा ये क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. पढ़िए क्या है. While preparing the financial statement of R Limited for the year ended 31st March 2015,
You came to know that the unquoted long-term investment is carried in the books at a cost of rupees 2 lakhs. 2 लाख रुपए की आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. The published accounts of unlisted company received in May 15 showed that the company was incurring cash losses. आपने एक कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 2 लाख रुपए के. उस कंपनी के जब अकाउंट पब्लिश्ड हुए, किसके, जिसके शेयर आपने खरीद रखे हैं, उसमें आपको ये पता चल गया कि ये कंपनी कैश लॉसेज इनकट कर रही है. विद अ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फैच मोर देन 20,000. अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो डिक्लाइन है, आपको समझ में आ रहा है कि ये परमानेंट डिक्लाइन है, टेम्परेरी डिक्लाइन नहीं है. तो आप क्या करें, अपना जो कॉस्ट है उसकी मार्केट वैल्यू तक उसे रिड्यूस कर दें. ठीक है, 1,80,000 आप इसे क्या करें, P&L में चार्ज कर लें. चलिए देखिए इंस्टीट्यूट कैसे लिखा. It is stated in the question that financial statement are under preparations. The view have been given on the basis of financial statement are yet to be completed and approved by the board of directors. Investment classified should be carried at cost. However, provision for diminution shall be recognized a decline other than temporary in the value of investment. Para 17 of AS 13 state that indicator of the are obtained by reference in the market. The investee's assets and results and expected cash flows from the investment. On these basis, the fact of the given case clearly suggests that the provision of should be made on to reduce the carrying amount of the long-term investment to rupees 20,000. ठीक है ना. ये एक आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि भाई इस क्वेश्चन में ये हमें प्रोविज़न 1.8 लाख का बनाना चाहिए. ठीक है, चलिए थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अब ये रिक्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं. ये काफ़ी आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कई बार देखेगा ये क्वेश्चंस. पढ़ते हैं. सक्षम लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट in accordance with AS 13. Decide on the treatment to be given in each of the following cases, assuming that the market value has been determined in an arm's length transaction. Okay. Current investment purchase for 10 lakh to be classified as long term investment. चलिए इसको करते हैं. क्वेश्चन में दिया है करंट इन्वेस्टमेंट है, इसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो है 10 लाख रुपीस. ठीक है, ओके. और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू 12 लाख है. सो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्या कि अगर करंट से हमें लॉन्ग टर्म करना है तो लोअर ऑफ द कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू. सो इसमें क्या होगा, रिक्लासिफाई करना है एज लॉन्ग टर्म. क्या होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज रुपीज 10 लाख. अब दूसरा पढ़ें. Another portion of current investment purchased at 8 lakh has to be reclassified as long term investment. मार्केट वैल्यू इनकी 5 लाख है. दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट है, ये 8 लाख का है, मार्केट वैल्यू 5 लाख है. क्लासीफाई करना है मैं लॉन्ग टर्म्स, तो वही फॉर्मूला होगा
lower of cost or fair market value, that is rupees 5 lakhs. So rupees 3 lakhs to be charged to P&L अकाउंट. ये दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको. अब इसका सॉल्यूशन देखिए. इंस्टीट्यूट क्या लिखवाता है. एज पर पैरा 24 दिस इन्वेस्टमेंट आर क्लासीफाइड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. तो पहले केस में 10 लाख और दूसरे केस में 5 लाख. सो जो लॉस है वो 3 लाख रुपए P&L में चार्ज कर देंगे हम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13. Decide and state the amount of transfer based on the following information. ठीक है, अब ये क्लासीफाई करना. करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म करना है, करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म करना है और लॉन्ग टर्म को करंट करना है. ठीक है, चलिए इसको करते हैं. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. करंट लॉन्ग टर्म. ये कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट कितनी है? और फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, रिक्लासीफाई एज, और ये रिमार्क. चलिए पढ़े. A portion of current investment purchased for rupees 20 lakh to be reclassified as long term as the company has decided to retain them. The market value as on that date is 25 lakhs. तो यहाँ पर अभी वैल्यू 20 लाख शो हो रही है, मार्केट वैल्यू 25 लाख है. रिक्लासीफाई करना है मुझे एज ए लॉन्ग टर्म. सो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू whichever is lower, that is rupees 20 lakhs. इसे 20 लाख पे शो करेंगे. दूसरा पढ़ते हैं. Another portion of current investment purchased for rupees 15 lakh to be reclassified as long term. The market value as on the balance sheet date is rupees 6.5 lakhs. अब ये 15 लाख है, मार्केट वैल्यू 66.5 लैक्स. हम क्लासीफाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो हम कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दैट इज रुपीज 6.5 लैक्स. सो रुपीज 8.5 लैक्स ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में. ठीक है जी. अब तीसरा पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म. सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसीडर फॉर होल्डिंग पर्पज टू बी reclassified as current. Original cost is 18 but has been written down to 12 lakhs to recognize permanent decline. ओके, अब आज की डेट में जो कैरिंग अमाउंट है वो 12 लाख है. दिस इज अवर कैरिंग अमाउंट. फेयर मार्केट वैल्यू कुछ नहीं दी है, ओके. और हमें क्लासीफाई करना है करंट पे. तो इसका क्या होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, दैट इज रुपीज 12 lakhs. कॉस्ट थी इसकी रुपीज 18 lakhs.
ठीक है, चलिए। तो ये हमने क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस किए। इंस्टीट्यूट की तरफ से देखिए कैसे दिए गए थे, जो हमने किए हैं वही इंस्टीट्यूट की तरफ से हुए हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रीक्लासिफिकेशन के इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है इतने क्वेश्चन कराने की, बट जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। सो चलिए इसको करते हैं। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वांट्स टू रीक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद AS 13। स्टेट द वैल्यूज एट विच द इन्वेस्टमेंट हैव टू रीक्लासिफाइड। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी है कॉस्टिंग ₹8.5 lakh are to reclassified as current. Company has reduced the value of investment to 6.5 lakhs. The fair market value is 6.8 lakhs. ठीक है। सो अब इसको देखें। नेचर अभी हमारा लॉन्ग टर्म है। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट इसकी 6.5 lakhs है। फेयर मार्केट वैल्यू 6.85 lakh है। रीक्लासीफाई मुझे करना है एज करंट, तो क्या होगा? कैरिंग अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर, दैट इज ₹6.5 lakhs। नंबर टू देखें क्या है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग है 7 lakh, द फेयर मार्केट वैल्यू इज 8 lakh, बुक वैल्यू इज 7 lakh। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये 7 lakh का है, फेयर मार्केट वैल्यू 8 lakh की है। क्लासीफाई करना है करंट, तो इसमें सेम आएगा कैरिंग अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लेस, दैट इज ₹7 lakhs। तीसरा देखते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10 lakh आर टू बी reclassified as long terms. Company want to retain them. Market value is ₹12 lakhs. Now third, करंट है 10 lakh की कॉस्ट है, 12 lakh है, और अब इसे हमें लॉन्ग टर्म बनाना है। सो कैरिंग अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लोअर, दैट इज ₹10 lakhs। 10 लाख में शो करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट हमारा 15 lakh का है, क्लासीफाई करना है लॉन्ग टर्म। मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट डेट इज 14 lakhs। नंबर फोर्थ, करंट है बुक्स में 15 lakhs का है, मार्केट वैल्यू 14 lakhs है। हमें लॉन्ग टर्म क्लासीफाई करना है। कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर लेस, दैट इज ₹14 lakhs। सो ₹1 lakh टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। 1 लाख रुपए फिर P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। इंस्टीट्यूट ने ये आंसर दिए थे। पहले केस में 6.5 लाख, दूसरे केस में 7 लाख, तीसरे केस में 10 लाख, चौथे केस में 14 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इन्वेस्टमेंट्स के ये क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। Messrs Innovative Garment Manufacturing Company Limited invested in shares of another company on 1st October 2014 at a cost of rupees 2,50,000. It also earlier purchased gold of rupees 4 lakh and silver of rupees 2 lakhs on 1st March 2012. Market value on 31st March 2015 of above investment is as under. How above investment will be shown in the books of account of Messrs Innovatives Manufacturing Company Limited for the year ended March 15 as per the provision of AS 13. चलिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। ये हमारी कंपनी है, तीन चीज़ें इन्होंने ली हैं। शेयर है, गोल्ड है और सिल्वर है। इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है जी। कॉस्ट कितनी कितनी है? शेयर हमने 250 के लिए, गोल्ड 4 लाख का है और सिल्वर 2 लाख की है। ये 4 लाख, ये 2 लाख और ये 250, तो ये टोटल 8,50,000 के हैं। ये 225 और ये 6 लाख और सिल्वर 3.5 लाख की। ठीक है जी। अब आपसे पूछा कि ये कैसे क्लासीफाई करना है, तो ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट जो हम शेयर में करते हैं, अगर हमने इसको इन्वेस्टमेंट कर रखा है विद द इंटेंशन कि भाई हम इसे शेयर्स वाला, अगर हमारी इंटेंशन थी कि हम इसे शॉर्ट टर्म में रखें, तो ये हमारा करंट होता। और अगर इंटेंशन हमारी फॉर लॉन्ग टर्म है तो फिर ये लॉन्ग टर्म होता। सही है कि नहीं? ये शेयर पे डिपेंड नहीं करता। गोल्ड एंड सिल्वर जनरली हम लोग परचेज करते हैं विद इंटेंशन फॉर लॉन्ग टर्म। सो वैल्यू ऑन 31st मार्च, ये तो आपकी कॉस्ट पे ही दिखाई जाएंगी। 4 लाख, 2 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म किस पे शो करते हैं हम लोग? कॉस्ट पे। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये 2,50,000 कॉस्ट पे दिखेगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म हमने लिया होता तो 2,25,000 फिर फेयर मार्केट वैल्यू पे दिखेगा। तो ये शेयर के केस में है। गोल्ड और सिल्वर हम लोग जनरली विद इंटेंशन लेते हैं कि भाई इसे लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखेंगे। ठीक है। सो ये हमारा है कि भाई क्या रहेगा। ये देखिए, अब इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया, पढ़िए। As per AS accounting for investment in share, if share purchased with an intention to hold for short term, then it will be shown at the realizable value. However, if share is purchased with the intention to hold for long term, it will be shown at cost. ठीक है। As per the standard, investment acquired for long term shall be shown at cost. Gold and silver generally purchased with the intention to hold for long term purpose until and unless given otherwise. Hence, investment in gold and silver shall continue to be shown and at cost rupees. तो ये 4 लाख रुपीज़ और 6 लाख रुपीज़ पे हम शो करेंगे।
ठीक है जी। सिमिलर लाइन का ये क्वेश्चन है, ज़रा देखिए, यहाँ पर भी सेम ही क्वेश्चन है। Messrs. Active Builders invested in shares of another company on this. It also earlier purchased gold इतना और सिल्वर इतना। मार्केट वैल्यू हमारी इतनी है, गोल्ड की और सिल्वर की वैल्यू बढ़ गई है। हाउ विल वी द एबव इन्वेस्टमेंट वी सोन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बात वहीं पे आ गई कि आपने शेयर किस इंटेंशन से लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए तब तो कॉस्ट पे शो करेंगे शेयर को, अगर आपने शॉर्ट टर्म पर्पज़ की इंटेंशन से लिए थे तो फिर मार्केट वैल्यू पे शो करेंगे। गोल्ड और सिल्वर जनरली हम इंटेंशन लेते हैं कि इन्हें हम लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखेंगे, तो वो हमारी कॉस्ट पे ही शो होंगे। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए फिर से वही लाइनें लिख पाई हैं। क्लियर है। सो आई होप ये AS13 आपको जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट का है ये आपको कुछ समझ आया होगा। इसके हमने कई वैरायटीज़ के क्वेश्चंस किए हैं जो आपको समझाए गए हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।